आपका अपने परिवार RWA परिवार में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं साथियों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और निरंतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे ताकि जब भी आपका एग्जाम हो आपकी एक सीट सुनिश्चित हो जाए। सभी साथी जल्दी से मेरे साथ लाइव जुड़ जाएंगे ताकि आज के सेशन का बेहतरीन शुभारंभ हम आपके साथ कर सकें। और एक बार सभी लोग मुझे बता दीजिए सबको मेरी आवाज ठीक आ रही है, हाँ या ना? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, आवाज भी ठीक आ रही है और फटाफट से लाइव जुड़ जाइए। आज हम लोग 5 मिनट 6 मिनट लेट हो गए हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, उसकी वजह से ऐसा हो गया। चलिए प्यारे साथी, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे गेहूं की, यानी कि हम किसकी बात कर रहे थे? वीट की बात कर रहे थे। और वीट की श्रेणी को हम क्या करेंगे? आगे की ओर अग्रसर करेंगे। और प्यारे साथी आराम से एक एक बात को समझते रहिएगा, सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक बार सभी की कमेंट्स में देख लेता हूं, है ना? आनंद कुमार यादव, आशीष, अभिषेक, उमा सरन तिवारी, अंशिका सोनकर, शिवम पांडे, संदीप सिंह, बहुत बढ़िया, शानदार। सभी आप लोग बहुत अच्छे होंगे ऐसी मुझे आशा है, ऐसी मुझे उम्मीद है। आप सभी लोगों ने रिवीजन भी अच्छे तरीके से कर लिया होगा जहां तक मुझे लग रहा है, और अगर ना किया है तो आपको रिवीजन भी करना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर दें आज के सेशन को। हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर किसकी? गेहूं की। और मुझे लगता है गेहूं में हम लोगों ने प्रजातियां भी पढ़ ली थी, ठीक है ना? हमने सेशन को उस दिन कहाँ पर एंड किया था, एक बार हमें ये आप सभी लोग जरूर बता दीजिएगा। हमने जलवायु की बात कर ली थी, जलवायु के बाद में हमने किसकी बात की होगी आप लोगों से? प्रजातियों की बात कर ली होगी, प्रजातियों के बाद जलवायु की बात करने के साथ में हमने सीड रेट की बात कर ली होगी। जड़ें कौन कौन सी होती हैं, सिंचाई कब कब करनी चाहिए, इन सभी की बात हमने कर ली थी, ठीक है ना? समझिएगा, अगर हम आपसे कहें, ठीक है ना, बात अगर आपसे की जाए आज, तो गेहूं में लगने वाली बीमारियां वगैरह हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। उसके बाद में जो चर्चा करेंगे प्यारे दोस्त, वो यहां पर हम करेंगे आपके दूसरे टॉपिक की। और दूसरा जो टॉपिक होगा यहां पर आप लोगों का प्यारे साथियों, वो आपका धान हो जाएगा, है ना? चलिए चलिए, हम लोग किसकी बात कर रहे थे? गेहूं की यहां पर बात कर रहे थे। बेटा बोर्ड थोड़ा सा हैंग कर रहा है, 1 मिनट रुको। और जब हम गेहूं की बात कर रहे हैं तो गेहूं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको समझिएगा, यानी कि वीट के बारे में। देखिए, अगर हम आपसे कहें कि यहां पर हमारे जो प्रमुख कीट हैं गेहूं में लगने वाले, वो कौन कौन से होते हैं, समझिएगा। लिखिएगा गेहूं के मुख्य कीट। देखिए, मैं चाहता तो इसकी इमेज ला सकता था, पर इमेज लाने का कोई ऐसा खास मतलब बनता नहीं है, क्योंकि आप जब एग्जाम दे रहे होंगे वहां पर आप इमेज लगाकर दिखा नहीं पाएंगे, है ना? वहां पर आप इमेज लगाकर क्या करेंगे? दिखा नहीं पाएंगे। तो लिखिएगा मुख्य कीट। अगर हम गेहूं के कीटों की बात करते हैं तो गेहूं में प्रमुख जो कीट लग जाते हैं आप लोगों को पता है। सबसे पहले मैं यहां पर जो बात करूंगा वो बात करूंगा एफिड की, ठीक है ना? क्या लगता है? एफिड लग जाता है, नुकसान कर देता है एफिड, आप लोग जानते ही हैं। दूसरी बात अगर मैं करता हूं तो आप कहेंगे सर इसमें लगता है शूट फ्लाई, ठीक है ना? कौन सा? शूट फ्लाई लगता है। हम्म, क्या बोल रहा है अजय कुमार? सर मैं एग्रीकल्चर में बहुत कमजोर हूं। हम भी कमजोर थे किसी टाइम पर, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। आप कमेंट आप लोग मत करिए, मुझे पर्सनल बता दीजिएगा किसी को कोई दिक्कत हो। यहाँ पर सिर्फ पढ़ने के पर ध्यान दीजिएगा। एफिड के बाद अगर मैं बात करता हूं, आप कहेंगे सर इसमें लगता है शूट फ्लाई। थोड़ा सा इंग्लिश में भी लेकर चलूंगा। शूट फ्लाई के बाद अगर मैं बात करता हूं, है ना? सर क्यों लेट लाइव दिखाता है आज? बेटा हो गया है 5-6 मिनट लेट, है ना? तो परेशान मत हो। एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें एफिड के साथ क्या आर्मी वर्म लगता है, जल्दी से बताएं। कितने लोगों ने देखा है आर्मी वर्म कैसा होता है? जरा एक बार हमें बताने की कोशिश करिएगा। आर्मी वर्म। और आर्मी वर्म के बाद में एक और इंपॉर्टेंट है दीमक, जिसे हम क्या बोलते हैं? टर्मिट्स बोल देते हैं, ठीक है ना? अच्छा, दीमक कितने प्रतिशत नुकसान करती है, कोई मुझे बताना चाहेगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन करो जरा।
हालांकि ये तो आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है कि कौन सा कीट कितने प्रतिशत नुकसान कर सकता है। देखिए एक बात बताऊं, जब बात कीट की आती है ना तो लगभग 80% कीट नुकसान कर सकता है। ठीक है, अगली बात समझिएगा प्यारे दोस्त, एक बात और आपको याद रखनी है, यहां पर एक लगता है ब्राउन व्हीट माइट। ठीक है ना, क्या लिखेंगे? ब्राउन व्हीट माइट। तो इतने कीटों को आपको क्या करना है, याद रख लेना है। देखिए मैं डीप में पता है क्यों नहीं जा रहा हूं, अगर हमने यहीं पर इसको पढ़ लिया तो हमें एंटमोलॉजी में फिर पढ़ने में कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए यहां पर आपको अभी सिर्फ ये बातें याद रखनी है, जब मैं एंटमोलॉजी लेकर आऊंगा वहां पर आपको विद इमेज सारी बातें बताऊंगा। ठीक है ना, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो एग्रोनॉमी के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो बस उतना ही हमें लेकर चलना है। ठीक है जी, अगली बात करते हैं। अब लिखिएगा गेहूं के प्रमुख रोग, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। मुख्य रोग कौन कौन से रोग हैं उनको देखिएगा। सबसे पहले अगर हम रोग की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसमें लगता है करनाल वंट। ठीक है ना, कौन सा लगता है? करनाल वंट लग जाता है। दूसरा आप कहेंगे सर इसमें लग जाती है ब्लैक रस्ट, जिसे हम काला रस्ट बोलते हैं, है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि हम करनाल वंट को क्या कहते हैं तो आप कहेंगे सर इसको हम निगोशिया इंडिका बोल देते हैं, यहां पर इसकी जरूरत है नहीं अभी। लिखिएगा ब्लैक रस्ट, जिसे काला किट बोलते हैं, काला किट बोला जाएगा या फिर ब्लैक रस्ट बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन सी रस्टें होती हैं गेहूं में, जरा एक बात मुझे बताइएगा सभी लोग। हाँ भाई, आप कहेंगे सर इसमें लगती है येलो रस्ट यानी कि पीला रस्ट। कौन सा लिखेंगे? पीला रस्ट यानी कि पीला किट लिखेंगे। एक और लगता है जिसे हम भूरा बोलते हैं या फिर रतुआ रोग बोल देते हैं, भूरा किट, जिसे हम क्या बोलेंगे? ब्राउन रस्ट बोल देंगे। लिख लीजिएगा, ये आपकी येलो रस्ट हो गई। अगली कौन सी हो जाएगी? ब्राउन रस्ट। ठीक है जी, कौन सी? ब्राउन। अगली बात अगर हम समझे, हाँ डॉक्टर प्रशांत द्विवेदी जी समझिएगा, यहां पर हम उनको नहीं पढ़ेंगे, यहां पर सिर्फ अगर रुक रोग की बात हुई है तो सिर्फ रोग पढ़ेंगे, इनके पैथोजन वगैरह हम क्या करेंगे वहां पर पढ़ेंगे जब हम पैथोलॉजी लेकर आएंगे। क्योंकि समझिए बात को, हम सारी चीजों को यहां पर मिक्स नहीं कर सकते, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगली बात समझिएगा, एक होता है टुंडू रोग जिसको हम येलो एयर रोग के नाम से जानते हैं, येलो एयर रोग। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, आराम से समझिए और चीजों को नोट करिएगा। टुंडू रोग कौन सा लिखेंगे? टुंडू रोग, नोट कर लीजिएगा। फिर नंबर 6 पर आते हैं। अगला प्यारे दोस्त, इसमें एक रोग लगता है जिसको हम ईयर कोकिल के नाम से जानते हैं, यानी कि गेहूं का सेहू रोग। गेहूं का सेहू रोग, इतनी बातों को नोट कर लीजिएगा। हाँ भाई, अगला लिखिएगा हेलो स्पॉट या फिर हालो स्पॉट के नाम से जानते हैं। हम्म, और एक बात आप लोग को याद रखना है, जो टुंडू रोग होता है, कौन सा? टुंडू रोग। प्यारे दोस्त, टुंडू रोग जो है वो सूत्रकृमि के द्वारा होता है। ठीक है ना, सूत्रकृमि व जीवाणु के द्वारा होता है, चाहे अगर आप तो यहां पर लिख लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको इंडिकेट कर देना है चीजों को। आप लोग समझ पा रहे हैं कि मैं बाकी की चीजों को यहाँ पर ऐड क्यों नहीं कर रहा हूँ, इसका कारण है, और अच्छे तरीके से आप लोगों को इसकी बात को नोट कर लेना है। ठीक है, अगली बात समझते हैं प्यारे दोस्त। अगर हम आपसे पूछें कि जो हमारा गेहूं है उसमें उपज कितनी होती है, तब आप हमें क्या बताएंगे? ठीक है ना, उपज यानी कि होता है ईल्ड।
दो प्रकार से बताएंगे, एक तो सिंचित की बताइएगा और दूसरी किसकी बताएंगे, असिंचित की बताएंगे, ठीक है ना। इन दोनों बातों के आंसर चाहिए। टेलीग्राम ग्रुप अलग बन जाएगा आज आप लोगों का, ठीक है। अपना टेलीग्राम ग्रुप अलग बन जाएगा, परेशान मत होना। अगर मैं सिंचित की बात करता हूं, आप कहेंगे सर 45 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर। कितना? 45 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर हो जाएगी। और अगर असिंचित की बात आ जाए तो आप कहेंगे सर 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर। 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर, नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए गेहूं के भंडारण को लेकर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप कहेंगे सर इसके दानों में 10 से 12% नमी रहने पर भंडारित करते हैं, यानी कि स्टोरेज करते हैं। दानों में 10 से 12% नमी रहने पर भंडारित किया जाता है। नोट कर लीजिएगा प्यारे दोस्त। बढ़े और आगे की ओर। कितने लोगों को यहां पर बात समझ में आई है, जल्दी से बताइएगा। सारे लोग यहां तक बात को समझ गए हैं, हाँ या ना? चलिए अगला लिखिएगा, खरपतवार नियंत्रण। क्या लिखेंगे? वीड कंट्रोल बोलते हैं। खरपतवार नियंत्रण यानी कि वीड कंट्रोल आप इसमें कैसे करेंगे? यार दोस्त, हमने आपसे क्या कहा, अगर आपको 125 शब्दों में लिखना है और बहुत अच्छे तरीके से लिखना है तो लिखने का तरीका आप लोग अभी सीख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, आप जानते हैं इसमें कौन सी लगती है, हिरनखुरी लग जाता है ना। इसमें कौन सा लगता है, हिरनखुरी। इसका मुख्य खरपतवार जो है वो कौन सा है, हिरनखुरी है। पहली बात तो ये है। अगर हम हिरनखुरी की बात करते हैं तो समझिएगा, हाँ भाई, हिरनखुरी फेलेरिस माइनर है ना, ये गेहूं के क्या है, मुख्य खरपतवार हैं। और सामान्यतः बुवाई के 25 से 30 और 40 से 50 दिन के बाद में इनकी निराई गुड़ाई का काम करते हैं। फेलेरिस माइनर। यहीं पर लिखिएगा, क्या लिखेंगे, सामान्यतः बुवाई के 25 से 30 व 25 से 30 में जाएंगे, और जो दूसरा टाइम होगा वो कौन सा होगा, 40 से 45 दिन। कितना, 45 से 50 या फिर 40 से 50 आप लिख सकते हैं। दिन के बाद निकाई गुड़ाई करते हैं। निकाई गुड़ाई करते हैं, इतनी बात को नोट कर लीजिए। अगली बात समझिएगा प्यारे दोस्त। अगर हम यहां पर खरपतवार नियंत्रण की बात करते हैं तो आपको पता है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए 2,4-D का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वो यहां पर मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ यही लिख लेना है, यही दोनों सबसे ज्यादा क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। बोलिए, बढ़े और आगे की ओर। बस यही थी आपकी गेहूं की वैज्ञानिक खेती, ठीक है। अगली जो हम बात करेंगे, हाँ, अगली जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे यहां पर धान के बारे में, यानी कि गेहूं के बारे में, ओह सॉरी, राइस के बारे में, ठीक है ना। लिखिएगा, धान या फिर राइस, ठीक है। अच्छा ठीक है, बाइलिंगुअल में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी।
समझिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। साथियों, अगर हम राइस की बात करते हैं या फिर चावल की बात करते हैं, आपको पता है चावल का एक विशेष योगदान है भारतवर्ष में, बोलो हाँ या ना। तो लिखिएगा, चावल विश्व की 60% से अधिक जनसंख्या का मुख्य स्रोत है। चावल विश्व की 60% से अधिक जनसंख्या का क्या है? आप कहेंगे सर मुख्य भोजन है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अगर हम बात करें, राइस इज द प्राइमरली अ हाई एनर्जी और हाई कैलोरी फूड। जानते हैं आप लोग इस बात को? बिल्कुल जानते होंगे। अगली बात लिखिएगा, ये दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश लोगों का मुख्य भोजन है। अगर आपसे पूछा जाए, चावल किसका, ये जगह आपको याद रखनी है, दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया के लोगों का प्रमुख, यानी कि सबसे ज्यादा जो चावल इस्तेमाल करेंगे वो यहीं के लोग करते हैं। ठीक है जी, भोजन है। दूसरी बात तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अगली बात समझिएगा, एक और इंपॉर्टेंट। अगर हम आपसे कहें विश्व में उगाए जाने वाले कुल चावल का कितने प्रतिशत एशिया में उगाया जाता है, तो समझिएगा। देखिए, ये क्या है, राइस यानी कि चावल। अगर हम बात करें तो पूरे विश्व का 90% चावल कहां पर उगाया जाता है? आप कहेंगे सर एशियाई क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है। उत्पादित किया जाता है, इतनी बात को नोट कर लीजिएगा। अगली बात समझते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से कमेंट में मेंशन करिए। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, देखिए चावल विश्व की 60% से अधिक जनसंख्या का मेन फूड है। अगर हम बात करें, चावल दक्षिणी पूर्वी एशिया के लोगों का प्रमुख भोजन होता है। ठीक है, आपको पीडीएफ इंग्लिश में भी मिल जाएगी, यहां से भी आप लोगों को सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, डन। इतनी बात समझ पाए सभी साथी? नोट कर लीजिएगा। बढ़ जाएं और आगे की ओर। हाँ भाई, बोलिए फटाफट से। यहां तक सब लोग बात को बहुत आराम से चलेंगे। मैं चाहता हूं कि एक एक चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है प्यारे दोस्तों। सर आपका नंबर दे दो बेटा। नंबर देने की क्या आवश्यकता है, टेलीग्राम पर कहा है ना पर्सनल मैसेज कर देना, है ना। नंबर से क्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। और हाँ भाई, चलिए अब एक बात और समझिएगा। देखिए, चावल को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको यहीं पर देखेंगे। भारत में चावल सबसे अधिक और व्यापक रूप से उगाई जाने वाली खाद्यान्न फसल है, जो लगभग 43.66 बिलियन हेक्टेयर भूमि पर उगाई जाती है। देखिएगा, भारत में चावल लगभग कितने प्रतिशत, प्रतिशत ना लिखकर यहां पर हम मिलियन हेक्टेयर की बात करेंगे, तो आप कहेंगे सर 43.66 मिलियन हेक्टेयर। 43.66
66 मिलियन हेक्टेयर, पूरा लिख देता हूं। किसकी बात हो रही है? अगर हम भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, हेक्टेयर भूमि पर उगाई जाती है। नोट कर लीजिएगा। डन यहां तक। अगली बात समझेंगे। चावल भारतीय कृषि में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और 70% से अधिक जनसंख्या का मुख्य भोजन भारतवर्ष में है, याद रखिएगा। और लगभग 120 से 150 मिलियन ग्रामीण परिवारों की आजीविका का स्रोत होता है। इस बात को भी आप लोग क्या करेंगे, याद रख लेंगे। ठीक है जी, बोलिए। क्या हमारी वीडियो परफेक्ट नहीं चल रही है? जरा बताइए तो हमें एक बार, है भाई। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अच्छे तरीके से एक एक बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। बोलिए, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं। लिखिएगा। भारत में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक है जी, बढ़ जाएं और आगे की ओर। चलिए लिखिएगा, यह देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 40% और अनाज उत्पादन का 43% हिस्सा है। एक लास्ट लाइन और है। भारत में चावल उत्पादन का लगभग 40%। उत्पादन का कितना प्यारे दोस्तों? 40%। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, नोट करके आराम से लिखिएगा। और अनाज उत्पादन का, दोनों बातों में अंतर है। अनाज उत्पादन का 43% हिस्सा है। क्या इस फॉन्टिंग से आप लोगों को बात समझ में आई है? बिल्कुल आ गई होगी, ऐसी मुझे आशा है, ऐसी मुझे उम्मीद है। बढ़ें और आगे की ओर। अच्छा, ठीक चल रही है। पीपीटी से भी पढ़ाएंगे, सब समझ में आएगा, परेशान मत होइए, आराम से पहले चीजों को समझिएगा। जहां पर जरूरत होगी पीपीटी की, वहां पर पीपीटी से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं यहां पर चावल की, ठीक है, किसकी बात की जाए? चावल की। देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। आप कहेंगे सर मुख्यतः उच्च ऊर्जा व कैलोरी वाला भोजन होता है। मुख्य भोजन है, किसके लिए है? ऊर्जा के लिए है। आपको ऊर्जा भी मिलेगी और क्या मिल जाएगी? कैलोरी भी मिल जाएगी। बोलो हाँ या ना। इतनी बात लिखिएगा। पिसे हुए चावल में प्रोटीन की मात्रा आमतौर पर 6 से 7% होती है। इसी प्रकार से लिखेंगे। पिसे चावल में प्रोटीन की मात्रा पता है कितनी होती है? आप कहेंगे सर 6 से 7% होती है। किसकी बात हुई है? पिसे चावल की। हालांकि अमीनो अम्ल की मात्रा के मामले में चावल अन्य अनाजों से बेहतर होता है। अमीनो अम्ल भी इसमें पाया जाएगा। इसके प्रोटीन का जैविक जो मूल्य उच्च होता है, इस बात को याद रखेंगे। चावल में जो वसा होता है वो कम होता है, ठीक है ना। चावल में वसा की मात्रा कम से कम 2 से 2.5% भी होती है ना। तो यहां पर आप फैट भी लिख लीजिएगा, कितना होगा? 2 से 2.5%। कम नहीं है ये, है भाई? कम है क्या 2 से 2.5%? इसीलिए कहते हैं रात में चावल मत खाया करो, वरना आपका पेट निकल आएगा, है ना। चलिए, चावल में कैल्शियम का प्रतिशत कम होता है। चावल में कैल्शियम का जो प्रतिशत है वो कम होता है।
चावल के दानों में गेहूं जितना विटामिन बी होता है। पिसे हुए चावल की पिसाई की प्रक्रिया के दौरान भूड़ और हमारे जो एलोरीन परत को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगली बात समझते हैं। यहां तक आपने चीजों को समझ लिया होगा। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे की ओर, आपको पीपीटी से कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताता हूं। देखिए, चावल की मिलिंग से प्राप्त उप उत्पादों, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। द बाई प्रोडक्ट ऑफ राइस मिलिंग आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी पर्पस। यानी कि चावल की मिलिंग से उप उत्पादों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। बहुत सारे ऐसे उद्देश्य हैं जिससे आप क्या करेंगे, चावल का इस्तेमाल करेंगे। चावल की भूसी का उपयोग मवेशियों और मुर्गियों के चारे के रूप में होता है। आपने देखा होगा, जो हमारा चावल है, चावल को आप क्या करवाते हो, गांव में कहते हैं ना, चावल धान कुटाने ले जा रहे हैं, तो धान जब आप लेकर जाते हैं, धान क्या होता है, जिसमें भूसी लगी हुई होगी। चावल क्या होगा, भूसी को हटाने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या कहलाएगा, चावल कहलाएगा। तो समझिएगा, चावल की भूसी का उपयोग हमारी जो मवेशियां हैं और जो मुर्गियां हैं उनके चारे के रूप में किया जाता है। चावल के छिलकों का उपयोग इंसुलेशन सामग्री में होता है, सीमेंट बनाने में होगा, कार्डबोर्ड बनाने में किया जाता है, मुर्गी पालन के कूड़े के रूप में किया जाता है, और चावल के भूसे का जो उपयोग होगा वो मवेशियों के चारे के साथ साथ सर्दियों में कूड़े के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब हम बात करेंगे चावल के उत्पत्ति और इतिहास। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन चीजें बताना आपके लिए इंपॉर्टेंट था। चलिए बात करते हैं किसकी, चावल की उत्पत्ति की। आपको पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी। देखिए, अगर मैं ये सब लिख कर बताऊंगा बहुत समय लगेगा। यहां पर चीजें सिर्फ 3-4 ऐसी होती हैं जो आपको याद रखनी है। अगर हम बात करते हैं किसकी, ओरिजिन एंड हिस्ट्री की, तो समझिएगा, चावल की खेती संभवतः प्राचीन काल से चली आ रही है। यानी कि अगर आपसे काल की बात की जाए तो आप कहेंगे सर ये प्राचीन काल से चली आ रही है, ठीक है। और संभवतः यह एशिया का मुख्य भोजन है और पहले उगाई जाने वाली फसलों में से रही है, ठीक है ना। रही होगी लिखा हुआ है, लेकिन मैं मानता हूं रही है, क्योंकि भारत में चावल की खेती प्राचीन काल से होती आ रही है, यानी कि बहुत पुराने काल से हो रही है। इसकी पुष्टि पुरातात्विक साक्ष्यों और प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों, साहित्यों और चावल में अनेक उल्लेखों से मिलती है। यानी कि अगर हम बात करें तो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें भी हमें क्या मिलता है, चावल का उल्लेख मिलता है। ठीक है सर, ये तो बहुत आसान सी बात है। हाँ बिल्कुल, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में 1000 से 750 ईसा पूर्व के बीच एक स्थल पर खुदाई में कार्बन युक्त धान के दाने मिले थे। अब आपसे पूछा जाए कि चावल के जो साक्ष्य मिले हैं उत्तर प्रदेश में वो कहां से मिले हैं, आप कहेंगे गुरुजी हस्तिनापुर से मिले हैं। कहां से मिले हैं, आप कहेंगे सर हस्तिनापुर से मिले हैं। पहले तो इस बात को समझिएगा। और कब मिले थे, 1000 से 750 ईसा पूर्व। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1000 से 750 ईसा पूर्व। ये किसकी बात हो रही है, हमारे उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है यूपी एलटी ग्रेड, तो हमें यूपी के पीसीएस को लेकर चलना है, इसीलिए हमने क्या किया, यहां पर उत्तर प्रदेश को लेकर आया है। और हमें जो चावल मिले थे वो कैसे मिले थे, कार्बन युक्त धान के दाने मिले थे। और इसके बारे में हमें किसने बताया, चौधरी एवं घोष। चौधरी जी का पूरा नाम नहीं पता है, चौधरी और घोषी आपको पता होना चाहिए। और कब, 1953 में। यह है दुनिया में अब तक ज्ञात चावल का सबसे पुराना नमूना है। दुनिया में सबसे पुराना नमूना कौन सा है, उत्तर प्रदेश का ही है, और हस्तिनापुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। संस्कृत और दक्षिण पूर्वी एशियाओं की अन्य विभिन्न भाषाओं के अध्ययन से कई अन्वेषक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भारत में चावल वर्तमान युग से भी पहले जाना जाता है। यानी कि हमारा जो वर्तमान युग है, कहने का मतलब वही बात है जो ऊपर लिखी हुई थी कि पुराने समय से ही, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, चावल की खेती को करते हुए आ रहे हैं। अब बताओ, इसमें से आपके मतलब की सिर्फ 2 चीजें हैं। एक तो आपको ये याद रखना है कौन सी ईसा पूर्व की बात हो रही है ना,
और आपको ये याद रखना है कि हस्तिनापुर, हस्तिनापुर पड़ता कहां पर है जरा एक बार बताइएगा सभी लोग। योगेश, मोहम्मद नदीम, ओम प्रकाश, अनुज, प्रवीण, सभी लोग एक बार बताओ कि हस्तिनापुर है कहां पर आखिर। ठीक है सर, बढ़ते हैं और आगे की ओर। अगली बात समझिएगा, डी कैंडले 1986 और वाट, किसके द्वारा, डी कैंडले और 1986 में और वाट के द्वारा 1989 का मानना था कि दक्षिण भारत ही वह स्थान है जहां चावल की खेती की जाती थी। बेबीलोव की अगर हम बात करें तो बेबीलोव ने एक सुझाव दिया कि भारत और वर्मा को चावल की खेती का केंद्र माना जाना चाहिए। भैया बेबीलोव के द्वारा जो भी फसलें हैं, मेरठ, क्या बात है, बेबीलोव के द्वारा जो भी फसलें हैं उनका जो मानना है, उनकी जो अवधारणा है, वो हम आपको अगली क्लास में पूरी की पूरी लिस्ट दे देंगे। एक लिस्ट दूंगा, उसमें सिर्फ 8 क्रॉप्स आपको मिलेंगी, उनको आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, डी कैंडिड और वाट, ठीक है ना, इनका मानना है कि दक्षिण भारत ही वह स्थान है जहां चावल की खेती की जाती थी। और बेबीलोव की अगर हम बात करें, इनकी अवधारणाएं ही अलग है, मटर को लेकर, धान को लेकर। तो इन्होंने सुझाव दिया है कि बर्मा को चावल की खेती का केंद्र माना जाता है। किसको, भारत और वर्मा को। चलिए अगली बात करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। अगली बात को समझते हैं, जलवायु संबंधी आवश्यकताएं हैं, एक बार इनको देखेंगे। ठीक है, समझिएगा, अगर हम जलवायु संबंधी आवश्यकताओं की बात करते हैं तो भारत में चावल की खेती ऊंचाई और जलवायु की विभिन्न परिस्थितियों में की जाती है। यानी कि अगर हम भारत की बात करें, कोई एक जगह ऐसी थोड़ी ना जहां पर किसी जगह पर आपको समतल मिलेगी, किसी जगह पर आपको ऊंचाई मिलेगी, किसी जगह पर आपको तराई क्षेत्र मिलेगा जो निचले क्षेत्र में आता है। तो क्या समतल में ही खेती की जाती है एग्रीकल्चर, यानी कि आपके धान की, यानी कि चावल की? नहीं सर, आप कहेंगे नहीं सर, हम तो बहुत सारे एरिया में करते हैं। अच्छा, कहां कहां पर करते हैं? आप कहेंगे सर समतल में भी होगी, ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में भी कर दी जाती है, और तराई क्षेत्रों में भी क्या करने को मिलेगा? आप कहेंगे सर यहां पर भी हमारी चावल की खेती को किया जाता है। ठीक है सर, भारत में चावल की खेती ऊंचाई और जलवायु की विभिन्न परिस्थितियों में की जाती है। भारत में चावल की खेती 8 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में चावल की खेती 8 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। चावल की फसल को गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, यह बिल्कुल आप लोगों को पता होगा। देखिए, हम यहां पर जलवायु की बात कर रहे हैं, मौसम की बात हम आगे करने वाले हैं। आपको पता है खरीफ ऋतु की फसल है, और जब खरीफ ऋतु की बात होती है तो गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह उन क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त है जहां पर आर्द्रता, उच्च आर्द्रता, लंबे समय तक धूप और पानी सुनिश्चित आपूर्ति हो। आप जानते हैं खरीफ का मौसम कैसा होता है, खरीफ के मौसम के अनुसार ही इसको हम क्या करते हैं, उगा लेते हैं। फसल के पूरे जीवन काल में आवश्यक औसत तापमान 21 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कहीं कहीं पर आपको 20 से 35 भी मिलेगा, लेकिन यहां पर जो लिखा गया है बहुत अच्छा आपको कंटेंट यहां पर प्यारे भाई मिलेगा। 21 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपको मिल रहा है तो आप लोग इसी पर टिक करके आएंगे। चलिए, तापमान की बात करें तो 21 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। अगर हम टिलरिंग की बात करें, टिलरिंग क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगा। टिलरिंग के समय फसल को, यानी कि टिलरिंग के समय फसल को विकास की तुलना में अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। जब इसका टिलरिंग टाइम होता है तो टिलरिंग के समय यहां पर इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होगी। ठीक है, फूल खिलने के लिए यानी कि फ्लावरिंग के लिए 26.5 डिग्री से 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापमान होना चाहिए।
और पकने के समय पर जो तापमान होगा वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि पकने के समय चावल का जो तापमान होगा वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड होगा। आप कहेंगे गुरुजी वो हमारा 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। प्रकाश आवधिक रूप से चावल में एक लघु दिवसीय यानी कि लॉन्ग डे प्लांट है। एलडीपी बोल देंगे, एलडीपी बोलेंगे या फिर एचडीपी बोलेंगे, जल्दी से बताओ। लघु का मतलब क्या होता है, जल्दी से कमेंट में बताओ। कौन कौन कह रहा है एलडीपी होना चाहिए या फिर एसडीपी होना चाहिए। एक बार देखता हूं आपका आईक्यू कितना काम करता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। लघु की बात होगी तो लघु शॉर्ट होगा या फिर लॉन्ग होगा, जल्दी से बोलो। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। क्या वीडियो लेट चल रही है हमारी, है भाई? जल्दी से बताइएगा, ठीक है। बिल्कुल, एक बच्चे ने आंसर, अब तो काफी सारे बच्चों के आगे। तो भैया याद रखिएगा, अगर हम बात करें तो ये कैसा हो जाता है, हमारा लघु दिवसीय हो जाता है। एक बार इंग्लिश में भी आप लोग इसे जरूर पढ़ेंगे, ठीक है ना। किसकी बात हो रही है प्यारे दोस्त, यहाँ पर सीजन की बात हो रही है। और जब सीजन की बात होती है तो एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, राइस इज अ शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है ना। लॉन्ग डे ना होकर कैसा हो जाएगा, शॉर्ट डे हो जाएगा। यहां पर अगर दीर्घ लिखा होता तब तो ये कैसा हो जाता, लॉन्ग डे, लेकिन ये कैसा होगा, एसडीपी, शॉर्ट डे प्लांट है। इस बात को सभी लोग याद रख लीजिएगा। कुछ बच्चों ने गलत आंसर भी कर दिया है भाई। हालांकि कुछ किस्में ऐसी भी हैं जो प्रकाश आवधिक परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील नहीं होती हैं, यानी कि अगर उन्हें इस तरीके का जलवायु ना मिले तो फसलें क्या हो जाती हैं, खराब। कैसी जलवायु ना मिले, अगर उन्हें लघु प्रकाश ना मिले तो, ठीक है। इस बात को सभी लोग याद रख लीजिएगा। अगली बात पर आते हैं, मौसम यानी कि वेदर। भारत के विभिन्न भागों में चावल उगाने का मौसम, तापमान, वर्षा और अन्य जलवायु परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग होती हैं। यानी कि अगर हम बात करें भारतवर्ष में तो हमें चावल को उगाने के लिए मौसम, तापमान, वर्षा और अन्य परिस्थितियों की अलग अलग आधार पर आवश्यकता होगी। पूर्वी क्षेत्र और प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में वर्ष भर, फिर से रिपीट कर रहा हूं, है ना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पूर्वी क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में वर्ष भर, कुछ हिस्सों में तो वर्ष भर खेती की जाती है। औसत तापमान चावल की खेती के लिए अनुकूल रहता है। अनुकूल रहता है इसका मतलब ये है कि फेवरेबल कंडीशन होती है और वहां पर आप क्या कर सकते हैं, चावल का उत्पादन कर सकते हैं। इस बात को याद रख लीजिएगा। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगली बात समझते हैं। और इसलिए साल में चावल की खेती 2 या फिर 3 बार हो जाती है। आपने अस, अमन और बोरो का नाम सुना है, आगे हम उनकी चर्चा करेंगे, फिलहाल के लिए यही समझिएगा। देश के उत्तरी और पश्चिमी भागों जहां सर्दियों का तापमान काफी कम होता है, खरीफ मौसम में चावल की केवल एक फसल ली जाती है। जैसे कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा लोग 2-3 बार नहीं कर पाते चावल को, एक ही बार कर पाते हैं। बताओ, समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं। जो नीचे दिए गए हैं, कौन कौन से नीचे दिए गए हैं जरा देखना। तो मैंने क्या कहा था, खरीफ, रबी और समर स्प्रिंग, ठीक है। कहीं कहीं पर तो ये 4 आपको देखने को मिल जाती हैं। देखिए, अच्छे से समझिएगा सारी बातों को। अस, अमन, डोला और बोरो, इसको मैं आपको आगे लिखकर बताऊंगा, ठीक है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। या चाहो तो यहीं पर देख लो। देखो, अगर रबी सीजन की बात आती है, ठीक है ना, खरीफ रबी की बात आती है और स्प्रिंग समर की बात आती है, तो देखिए समझिएगा। अगर हम बात करते हैं किसकी, अस की, तो अस की जो सोइंग का यानी कि बुवाई का जो समय होता है वो मई जून होता है। इसकी ट्रिक थी ना मजनू, और ये कौन सी ट्रिक है, सनम, हार्वेस्टिंग की। ये देख लो, अगर मैं अस की बात करता हूं तो मई जून में इसकी बुवाई हो जाएगी, ठीक है ना।
और कटाई कब होगी? सितंबर अक्टूबर में होगी। अगर मैं अमन की बात करता हूं तो आप कहेंगे सर जून जुलाई में इसकी बुवाई हो जाएगी, नवंबर दिसंबर में कटाई होगी। और अगर बोरो की बात की जाएगी जो कि वेस्ट बंगाल में कहा जाता है, नवंबर दिसंबर में इसकी बुवाई होगी और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई हो जाएगी। बहुत आसान है, ये तो पहले से ही आप लोगों को मैंने याद करवा रखा था, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा और आगे की ओर। चलिए यहां पर समय नहीं दूंगा। बात करें अगर हम धान की, तो कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को देख लीजिए। आप जानते हैं क्या बोलते हैं, ओराइजा सेटाइवा कुल कौन सा होता है? ग्रेमिनी। और उत्पत्ति स्थान की बात होती है तो एंडो बर्मा हो जाएगा। क्या ये सब लिखने की आवश्यकता है भाई? बोलो जल्दी से। चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, ओराइजा सेटाइवा, ग्रेमिनी, टू एन बराबर 24। अगली बात कौन सी होगी? उत्पत्ति स्थान आप कहेंगे सर ओरिजिन प्लेस, इंडो बर्मा। इंडो बर्मा को किसी और नाम से जाना जाता है, जरा एक बार कमेंट में बताइएगा। अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ इंफ्लोरिसेंस और टाइप ऑफ, जल्दी से बताओ, फ्रूट यानी कि फल का प्रकार और पुष्प क्रम का प्रकार, दोनों बातों को समझिएगा। फल का प्रकार क्या है इसके, और इसके पुष्पक्रम का प्रकार क्या है? जल्दी से बोलो। दोनों ही आसान बातें हैं। तो आप कहेंगे सर फल का जो प्रकार होगा वो कैरियोप्सिस होगा, जैसे कि गेहूं का है। कैरियोप्सिस। और अगर पुष्पक्रम की बात होगी तो आप कहेंगे सर पेनिकल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पेनिकल हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। पूरे विश्व में 90% चावल का जो उत्पादन है, मैंने आपको बताया, एशिया में होता है। भारत का चावल की क्षेत्रफल दृष्टि में विश्व में प्रथम स्थान है तथा उत्पादन में चीन के बाद दूसरा। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से इसी प्रकार से लिखूंगा। क्षेत्रफल तो हमारा बहुत ज्यादा है, क्षेत्रफल पर हम कौन से नंबर पर आते हैं? आप कहेंगे गुरुजी क्षेत्रफल की दृष्टि से हम फर्स्ट रैंक पर आते हैं। लेकिन अगर हम उत्पादन की दृष्टि से बात करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन की दृष्टि से बात करते हैं, तो हमारी जो रैंक है वो चीन के बाद सेकंड यानी कि द्वितीय है। नोट करिएगा। समझ में आ रहा है सब कुछ आप लोगों को? अब लिखिएगा, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भारत में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहते हैं। इतनी बातों को नोट करिए। अब अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, आप जानते हैं तेलंगाना अब हमारे यहाँ सबसे आगे हो चुका है। चलिए, धान का टेस्ट वेट और बासमती चावल का टेस्ट वेट क्या होता है बताइएगा। और बासमती चावल का टेस्ट वेट दोनों अलग हैं, बताएंगे। आप कहेंगे सर अगर हम धान की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 25 ग्राम। लेकिन अगर बासमती चावल की बात होगी तो 21 ग्राम हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा।
छिलके रहित अनाज को धान, है ना, छिलके सहित को धान और छिलके रहित को क्या कहा जाता है? व्हाइट राइस के नाम से जाना जाता है, यानी कि सफेद चावल कहा जाएगा। समझ पाए बात को सभी साथी? जल्दी से बताएंगे, फिर बढ़ेंगे और आगे की ओर। बोलिए भाई, बढ़ा जाए और आगे की ओर, हाँ या ना? है, इस हट गया हूं, आप लोग सभी क्या करिए, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। देखिए, किसी भी चीज को अगर हम पढ़ेंगे, पढ़ाना है बच्चों को भी, और बता दो उनको क्लास लेट तक चलेगी। अच्छा, क्या बात है, सभी लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, शानदार। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको नोट करिएगा मेरे साथ साथ, नोट करिए, ऐसे नोट करके ही लिखना है आपको, ठीक है ना? 3-4 पॉइंट हैं जो एग्जाम के बिहार पर महत्वपूर्ण होने वाले हैं। लिखिएगा, ओराइजा सेटाइवा की उत्पत्ति ओराइजा फुर्तुआ यानी कि जंगली जाति से हुई है। कभी भी पूछा जाए, ओराइजा सेटाइवा की उत्पत्ति किससे हुई है? आप कहेंगे सर ओराइजा फर्तुआ। और ये था क्या आपको पता है? आप कहेंगे सर जंगली जाति से हुई है। जंगली जाति से हुई है, नोट करिएगा। अगली बात करते हैं। देखिए, चावल को लेकर कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, उनको आप क्या करेंगे, आराम से समझ लीजिएगा यहीं पर। देखो इधर, ओराइजा सटाइवा मैंने बताया, उत्पत्ति इसकी कहां से हुई है, इस बात को आप लोग जानते ही हैं। अगर आपसे क्या कहा जाए कि डीजीओ जीन जो चावल के बौनेपन का जीन होता है, इसका अर्थ क्या होता है? किसकी बात की जाए? डीजीओ जीन की बात की जाए तो इसका जो अर्थ है वो ब्राउन ट्रिपल शूट लेगेड होता है। CRRE आपको पता है कहां पर है? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका उड़ीसा में है। IRRI आपको पता है 1960 में फिलीपींस मनीला में है। IRRI साउथ एशिया रीजनल सेंटर है भाई, तो इसको याद रखिएगा। किस कहां पर बनाया गया है? वाराणसी में बनाया गया है। 24 दिसंबर 2018 से स्टार्ट हो गया है। IIRR की अगर बात की जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च आपको पता है हैदराबाद में। इसकी फॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च के नाम से जाना जाता है। AICRIP की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट राइस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट राजेंद्र नगर हैदराबाद में है, नोट कर लीजिएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हैं चावल को लेकर। थोड़ा सा डीप में तो हमें जाना पड़ेगा भाई, आप लोग इस बात को तो समझते ही हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगली बात करते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करते हैं चावल की तो पूरे विश्व में ओराइजा की बात होगी सिर्फ अगर, तो ओराइजा की लगभग 24 प्रजातियां आपको देखने को मिलती हैं। कितनी? 24। और अगर हम बात करें 24 प्रजातियों में से सिर्फ 2 प्रजातियां ऐसी हैं जिनको हम व्यावसायिक स्तर पर उगाते हैं, बाकी सारी प्रजातियों को व्यावसायिक स्तर पर नहीं उगाया जाता। जैसे अगर हम बात करते हैं ओराइजा सटाइवा की जो वैरायटी है जैपोनिका, वो मुख्यतः जापान में उगाई जाती है। और जापान में कब उगाई जाती है? शीतोष्ण जलवायु में उगाई जाती है। ओराइजा सटाइवा इंडिका की बात करते हैं तो एशिया और इंडिका आप जानते हैं भारत में उगाई जाती है। यह खाद और उर्वरक बहुत ज्यादा ग्रहण नहीं कर पाती। और लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम पता है क्या होती है?
इसका जो तना होगा वो कैसा होगा, थोड़ा लंबा होगा। तो जब तेज हवाएं चलती हैं तो तने के गिरने की संभावना हो जाती है, नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं, लिखा भी होगा। तो विश्व में ओराइजा की 24 प्रजातियां हैं, जिनमें से 2 ही व्यावसायिक स्तर पर उगाई जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए ओराइजा की कितनी प्रजातियों को व्यावसायिक स्तर पर उगाया जाता है, आप कहेंगे सिर्फ 2। ओराइजा ग्लेवरिमा यह है केवल दक्षिणी अफ्रीका में उगाई जाती है। कहां पर उगाई जाएगी मेरे प्यारे भाई बहनों, केवल दक्षिणी अमेरिका में उगाई जाती है। अगर हम ओराइजा सटाइवा की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर मुख्यतः एशिया में लगाई जाती है। इसकी 3 प्रजातियां होती हैं। कौन कौन सी, नंबर 1, नंबर 2 और तीसरी प्रजाति आपको आगे लिखी हुई मिल जाएगी। तो समझिएगा, ओराइजा सटाइवा मुख्यतः कहां पर आपको देखने को मिलेगी, एशिया में लगाई जाती है। 3 प्रजातियां हैं। नंबर 1 की बात करें तो है आपकी ओराइजा सटाइवा वैरायटी इंडिका। देखिए वैरायटी है बस इंडिका, मेन इसका क्या है, आप कहेंगे सर ओराइजा सटाइवा है। ये उष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में लगाई जाती है। एशिया में सर्वाधिक भारत में उगाई जाती है। यह खाद्य और उर्वरक, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यह खाद्य और उर्वरक को ज्यादा ग्रहण नहीं कर पाती है, तथा इसका तना लंबा होता है। और तना लंबा होने के कारण क्या होता है, गिरने की संभावना। देखिए एक बात समझिएगा, आप हाई यील्डिंग वैरायटी का मतलब समझते हो क्या होता है, हाई यील्डिंग वैरायटी इसे क्यों लाया गया, इसका कारण यह है कि ये ड्वार्फ होती हैं। ड्वार्फ का मतलब पता है आपको क्या होगी, क्योंकि ये बौनी होती हैं। और इनको इसीलिए लाया गया क्योंकि हमारे यहाँ पर लंबी प्रजातियां थी, यानी कि लंबे तने वाली प्रजातियां थी। तेज हवाओं के चलने के कारण ये प्रजातियां क्या हो जाती थी, गिर जाती थी। अगर हम बात करें हाई यील्डिंग वैरायटी जो है, ये खाद व उर्वरक में जो हानिकारक तत्व होंगे उनको भी क्या करती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। अवशोषित करने के साथ में ये जल्दी गिरती नहीं है। इसीलिए हमने क्या किया, हाई यील्डिंग वैरायटी का प्रयोग किया। और सबसे ज्यादा जो हाई यील्डिंग प्रजातियां आपको देखने को मिली वो हरित क्रांति के समय मिली, 1966-67 के समय पर मिली थी। क्या बात सभी को समझ में आई है, बताइएगा। फिर बढ़े हम और आगे की ओर। चलिए अगली बातें करते हैं प्यारे दोस्त। अगर हम बात करें ओराइजा सटाइवा वैरायटी जैपोनिका, ठीक है ना, जैपोनिका या फिर जैपोनिका बोल देते हैं। यह मुख्यतः कहां पर उगाई जाती है भैया, जापान के अंदर उगाई जाती है। जैपोनिका की बात होगी तो जापान में उगाई जाएगी। और अगर हम बात करें तो ये कौन सी जलवायु की होती है, शीतोष्ण जलवायु की होती है। अगली बात आती है ओराइजा सटाइवा वैरायटी जवानिका की, ठीक है ना। किसकी बात आती है, जवानिका की। अगर भैया जवानिका की बात करें तो इसे हम बालू धान कहते हैं। और ये कहां पर उगाई जाती है, आप कहेंगे गुरुजी इंडोनेशिया के अंदर उगाई जाती है। कहां पर उगाई जाएगी, इंडोनेशिया में उगाई जाती है। मैं फिर से रिपीट करवा देता हूं, देखो 3 बातें हैं। कौन कौन सी बातें हैं, समझिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मैंने आपको क्या बताया भाई, अगर ग्लेवरिमा की बात होगी तो दक्षिण अफ्रीका में उगाई जाएगी, इसको तो याद रखेंगे। सटाइवा की 3 प्रजातियां हैं, इंडिका इंडिया में और एशिया में। ओराइजा सटाइवा वैरायटी जैवोनिका जो होगी वो जापान में, ठीक है जी। कहां पर उगाई जाएगी, जापान में। और अगर ओराइजा सटाइवा वैरायटी जवानिका की बात होगी तो ये कहां पर ग्रो की जाती है, आप कहेंगे सर इंडोनेशिया में उगाई जाती है। कहां पर उगाई जाएगी भाई, इंडोनेशिया में उगाई जाती है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, डन। सभी लोग समझ पाए बात को, एक बार बता दीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं और आगे की ओर। इसे किस नाम से जाना जाता है, बालू धान के नाम से जाना जाता है। अगली बात को समझते हैं। भारत में 65% लोग इसका भोजन मुख्यतः रूप से की करते हैं, यानी कि 65% जो भारत है मुख्यतः यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। चावल एक सौडे प्लांट होता है और ये स्वपरागित होता है, यानी कि इसे अपने परागण के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है, खुद अपना परागण कर लेता है।
चावल में आपको पता है ओराइजिनिन प्रोटीन होती है, और धान में प्रोटीन की जो मात्रा होगी मैंने अभी आपको पहले भी बताई थी 6 से 7% होगी। अनाज में सबसे कम प्रोटीन वाला धान ही है, अनाज में सबसे कम जिसमें प्रोटीन होगा वो धान ही है। वसा की मात्रा मैंने आपको बताई है 2 से 2.5% होगी। कार्बोहाइड्रेट आपको 77 से 79% देखने को मिलेगा। धान की खेत से कौन सी गैस निकलती है? मेथेन गैस निकलती है। सारी की सारी सिंपल बातें हैं। कौन सी गैस निकलती है मेरे भाई? याद रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर कुछ वैसा समझाना होता तो मैं पीडीएफ का प्रयोग नहीं करता, लेकिन ये नॉर्मल सी बातें हैं, मैं लिखूंगा तब भी चीजें आपको याद ही करनी है। अब देखिए बसा इसमें 2 से 2.5% होगा, इसमें समझाने वाला क्या है? ये तो याद करने वाला है ना भाई। मैं समझा वही चीज समझा सकता हूं ना जो समझाने के लिए हो। चलिए अगली बात करते हैं, बढ़ते हैं और आगे की ओर। धान में बौनेपन का जीन आप लोग जानते हैं डिजियो जीन होगा। भूसी वाले चावल को छिलके वाले चावल धान के रूप में जानते हैं, और भूसी बिना वाले को हम किस नाम से जानते हैं? ब्राउन चावल ना कह के सफेद चावल कह देते हैं, या फिर मिल्ड चावल के नाम से जाना जाता है। धान का कटोरा किसे कहा जाएगा? छत्तीसगढ़ को मैंने आपको पहले ही बताया। धान का अंतरराष्ट्रीय जो वर्ष मनाया गया वो वर्ष 2004 को मनाया गया था। कब मनाया गया है मेरे प्यारे भाई बहनों? वर्ष 2004 को मनाया गया था, नोट कर लीजिएगा। अगली बात करते हैं, चावल में जो सुगंध आती है उसके आने का कारण क्या होता है? डाई एसेटाइल, ठीक है ना। ओपेलिन यहां पर पूरा लिखा रहेगा, ठीक है ना। डाई एसेटाइल ओपेलिन रसायन की उपस्थिति के कारण आपको चावल में सुगंध देखने को, बढ़िया की खुशबू आती है ना, इसीलिए। चावल की फसल ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है क्योंकि मीथेन और N2O, है ना, गैसें चावल के खेत से उत्सर्जित होती हैं। ये पहले वाली बात है। प्रोटीन से भरपूर चावल की एक जो किस्म है उस किस्म का नाम है साबरमती। इसको आप लोग क्या करेंगे? याद रख लीजिएगा। अगली बात करते हैं, मसूरी धान की निष्क्रियता प्रतिरोधी होती है। भैया निष्क्रियता क्या है, कोई मुझे बताना चाहेगा? अरे बहुत आसान है, सिर्फ डोरमेंसिटी की तो बात हो रही है। मसूरी इज अ डोरमेंसी रेसिस्टेंट वेराइटी ऑफ राइस। मसूरी इज द डोरमेंसी रेसिस्टेंट वेराइटी ऑफ राइस, याद रखिएगा। अनाजों में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट भी लगभग आपको 78% किस में देखने को मिलेगा? चावल में देखने को मिलेगा। अब बताओ पीडीएफ से कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है? और हम लोग सिलेबस को भी जल्दी कंप्लीट करते जा रहे हैं, यानी कि एक पंथ दो काज हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। समझ में भी बेहतरीन आएगा और सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगली बात समझिएगा, अनाजों में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा किसमें है? 78% चावल में। एलसीसी की बात करता हूं तो एक लीफ कलर चार्ट होता है जिसे जापान में एस फुराया के द्वारा विकसित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने ऐड कर दिया है, इसको आप लोग याद कर लेना। इसका उपयोग होता कहां पर है ये जानो। लीफ कलर चार्ट का प्रयोग कहां पर होगा? आप कहेंगे सर इसका उपयोग पौधों में नाइट्रोजन निर्धारण के लिए किया जाता है, और इसमें 6 स्ट्रिप्स होती हैं, याद रखिएगा। कितनी होंगी? 6 स्ट्रिप्स होती हैं, इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। किसने बताया हमें कलर चार्ट के बारे में? तो आप कहेंगे सर एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम क्या है? आप कहेंगे प्यारे दोस्त एस फुरिया, ठीक है ना। एस फुरोया के नाम से भी इन्हें जानते हैं। स्पेलिंग आपको हर जगह अलग अलग मिल जाएगी, लेकिन प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरीके का ही होगा, एस फुरिया। चलिए जलवायु की बात करते हैं। मैंने पहले ही बताया कि उष्ण और नम जलवायु चाहिए होगी। वृद्धि के लिए तापमान 25 से 30 डिग्री, फसल पकते समय भी 25 से 30 डिग्री देखने को मिलेगा, यानी कि 20 से 25 डिग्री। मृदा कौन सी अच्छी होगी? आप कहेंगे सर चिकनी अथवा मटियार दोमट मृदा सबसे अच्छी होती है धान के उत्पादन के लिए, ठीक है। धान के उत्पादन के लिए कौन सी मृदा अच्छी होती है? आप कहेंगे सर चिकनी और मटियार मृदा। यहां पर पीएच लिखा हुआ नहीं है तो पीएच लिख लीजिएगा। धान के लिए कितना पीएच चाहिए होता है? जल्दी से बताएं सभी लोग, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं प्यारे दोस्त पीएच की, तो आप कहेंगे सर अगर हम धान के पीएच की बात करें तो 5.5 से 6.5 तक, 5.5 से 6.5 तक पीएच आपको मिल जाएगा। और इसे 4 पीएच यानी कि 4 तक भी उगाया जा सकता है। नोट करके लिखना, इसे
4 pH में भी उगा सकते हैं। नोट कर लो। एक बात आपको पता है, चावल जो है ना वो अम्लीय मृदाओं के प्रति सहनशील होता है। अम्लीय मृदा के प्रति सहनशील। इन 2 पॉइंट्स को आप लोग यहीं पर बढ़ा लो, ठीक है। हाँ मेरे भाई, बात आ गई समझ में। मैंने आपको अस अमन बोरो की टेबल दिखाई थी, एक बार आप चाहें तो उसे हिंदी में भी देख लीजिएगा, ठीक है। ये रही अस अमन और बोरो, आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने जो ऐसे ही याद है, नहीं याद हुआ है तो फिर से कर लो। ट्रिक होती है अस अमन और बोरो की। देखिए अस क्या है, अस इसे हम बिहार और पश्चिम बंगाल में बोलते हैं, और इसकी बुवाई का समय होता है अप्रैल मई। इसकी कटाई कब होगी, सितंबर अक्टूबर में। शीत ऋतु का होता है, यानी कि जो ठंडी ऋतु होता है उसका होता है अमन। अमन की बुवाई हम कब करते हैं, जून जुलाई में, और कटाई कब कर देते हैं, नवंबर दिसंबर में। अगर हम बात करें बसंतकालीन या फिर ग्रीष्मकालीन की, तो बोरो कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, बोरो। और बोरो की अगर मैं बात करता हूं तो नवंबर दिसंबर में इसकी बुवाई हो जाएगी, और मार्च अप्रैल में इसकी क्या हो जाएगी, कटाई हो जाएगी। नंद किशोर जी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। देख लिया आप लोगों ने, पीडीएफ आपको बहुत शानदार मिल जाएगी, एक एक बात समझ में आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। अब हम लिखेंगे सीड रेट ऑफ राइस, यानी कि चावल की बीज दर। चलिए समझते जाइएगा। इसकी बीज दर को हम 4-5 प्रकार से देखेंगे, वो सारे के सारे आपको याद कर लेने हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे प्यारे साथी चावल के बारे में, तो आप कहेंगे सर इसको हम क्या करते हैं। सबसे पहले संकर धान की बताता हूं, संकर धान और बासमती धान की समझो। एक होता है कौन सा, संकर धान, जिसे हम हाइब्रिड बोलते हैं। बासमती की अलग होगी, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। बासमती धान। अगली बात अगर हम करें, देखिए नर्सरी के द्वारा अलग होगी और सीड ड्रिल के द्वारा अलग होगी। तो नर्सरी यहां पर लिख लो, और सीड ड्रिल यहां पर लिख लीजिएगा। एक आपकी और बच जाती है, जानते हो कौन सी। आप कहेंगे सर छिड़काव विधि के द्वारा कितनी होगी, और जया और आईआर की कितनी होगी। यहां पर लिखिएगा छिड़काव यानी कि ब्रॉडकास्टिंग। जया और आईआर की अलग होगी, उसको यहां पर लिख लीजिएगा। सर आईआर कौन सा, आईआर आईआर 8। चलो देखिए और अच्छे से समझिएगा। अगर हम जया की बात करते हैं और आईआर 8 की बात करते हैं, तो आप कहेंगे सर 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। कितना, 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। संकर धान हाइब्रिडाइज आप जानते हैं सर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना, 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बासमती धान की जब बात होगी, आप कहेंगे सर बासमती और संकर दोनों का एक है, कितना, 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर हम नर्सरी की बात करें तो देखिए नर्सरी का तरीका क्या है, 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ले ली जाती है। 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सीड ड्रिल, सीड ड्रिल से कितनी होती है, आप कहेंगे सर सीड ड्रिल की बात करें तो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगी। 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और अगर हम छिड़काव की बात करें, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग ऐसे ही कर दी जाए, तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बताओ भैया बात समझ में आ गई क्या। इस तरीके से आप लोग फॉन्ट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अब नर्सरी तैयार करने की विधियां हैं, उनको हम समझेंगे, ठीक है ना। चावल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है,
एक एक चीज आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा, उसको आप लोग नोट करिएगा। नोट हो गया हो तो हाँ लिख दो, फिर मैं आगे की ओर बढ़ूं। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने इस क्लास में एंट्री ली है ना, बहुत अच्छा किया है। एक बार अच्छे से एग्जाम में अगर आपने पढ़ लिया, स्टेट एग्जाम कोई सा भी हुआ, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे डीएचओ, चाहे यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए हो, चाहे गन्ना पर्यवेक्षक हो, कुछ भी हो, आपको चीजें बिल्कुल इसी प्रकार की मिलने वाली हैं। देखिए यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए में क्या हुआ, आप लोग जानते हैं कि सिलेबस से अलग कुछ चीजों को बनाया गया उसमें, तो है ना। चलिए अगली बात करते हैं प्यारे साथियों। अगली जो हमारी बात होगी वो नर्सरी तैयार करने की विधि होगी, ठीक है। सबसे पहली जो विधि आती है वो आती है गीली क्यारी विधि, जिसमें क्यारियां जो होती हैं उनको क्या रखा जाता है, गीला रखा जाता है। ये जो क्यारियां होंगी इनको गीला रखेंगे। इस विधि में खेत की जुताई, खेत के 8 गुना 1.25 मीटर की क्यारियां बना ली जाती हैं, ठीक है ना। लंबाई कितनी होगी 8 मीटर और चौड़ाई कितनी होगी 2.5 मीटर होगी। और पडलिंग कर ली जाती है पहले ही, पडलिंग आप लोग जानते ही हैं। 1 हेक्टेयर हेतु इस आकार की 50 क्यारियों की आवश्यकता पड़ेगी, याद रखिएगा। 1 हेक्टेयर पौधरोपण हेतु नर्सरी में 500 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि वर्ग मीटर की स्थान की आवश्यकता होगी। देखिए फिर से रिपीट करूंगा, 1 हेक्टेयर पौधरोपण में 500 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होगी। क्यारियों में क्या किया जाता है, अंकुरित जो बीज हो जाएगा उसको लगा दिया जाता है। अब अंकुरित बीज क्या होता है, आपने देखा होगा धान को क्या कर देते हैं, अपने गांव में देखा होगा कि जैसे एक टाट होती है, बोरी जिसे बोलते हैं, उस पे क्या करते हैं, धान को ढक दिया जाता है, उस बोरी को गीला कर दिया जाता है। आप देखेंगे 3 से 4 दिन के बाद धान जो होगा वो अंकुरित हो जाएगा, यानी कि उसमें से कल्ला निकल आता है, ठीक है सर। बढ़ते हैं और आगे की ओर। क्यारियों में अंकुरित बीज को लगाया जाता है और 20 से 30 दिन बाद पौध नर्सरी खेत में स्थानांतरण योग्य के लिए हो जाती है। तो याद रखिएगा प्यारे दोस्त, 2 से 3 दिन से ज्यादा समय लगेगा, सिर्फ 2-3 दिन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। 2-3 दिन में तो सिर्फ चना हो पाता है। चलिए 20 से 30 दिन बाद पौध नर्सरी के लिए तैयार हो जाएगी। याद रखेंगे इस तरह की नर्सरी में खरपतवार की समस्या नहीं रहती है, यानी कि बहुत ज्यादा खरपतवार की समस्या नहीं रहेगी। अगली बात समझिएगा, सूखी क्यारी विधि। इसमें बस एक ही पॉइंट पूछा जाता है। सूखी क्यारी विधि में क्या होता है, पौध 20 से 25 दिन में स्थानांतरण के लिए योग्य हो जाती है। कितना समय लगेगा, 20 से 25 दिन। अगली बात आती है भैया डेपोक विधि की। डेपोक विधि को किसने विकसित किया है, पहले तो मुझे ये बताएंगे। आप कहेंगे सर इसको जो विकसित किया गया है IRRI यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट कहां पर है, अच्छा आपके यहाँ ये बोला जाता है, बहुत बढ़िया। फिलीपींस मनीला के द्वारा विकसित किया गया है। इस विधि में मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। क्या डेपोक विधि में मिट्टी की आवश्यकता होगी, नहीं होगी, पर एक ही पौध तैयार की जाती है। फर्श पर बीजों को फैलाकर जूट की बोरियां, अब बात समझ में आ गई, जूट की बोरियां केले के पत्तों आदि से ढक दिया जाता है। इस विधि द्वारा 1 हेक्टेयर के लिए 25 से 30 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है, जो परंपरागत नर्सरी बहुत कम, ठीक है ना है। प्रति वर्ग मीटर में 3 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी और 11 से 13 दिन लगते हैं उन बोरियों से धान के हल्के से अंकुरण होने में। कितना दिन लगेगा, 11 से 13 दिन लगेंगे। इसकी एक एक लाइन महत्वपूर्ण है प्यारे भाई, अच्छे से देख लीजिएगा। अगला जो मेथड होता है वो SRI होता है। बात समझ में आ गई है सभी साथियों को, बताएं। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको बात समझ में आ गई होगी। अगली समझिएगा SRI, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन नंबर 4। देखिए अगर मैं SRI की बात करता हूं तो SRI चावल गहनता की प्रणाली है। मेडागास्कर में इसको विकसित किया गया था 1980 में। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है जिनका नाम है हेनरी डी लोनाली, ठीक है ना। किसके द्वारा विकसित किया गया है, मेडागास्कर में। फिर से बता देता हूं, हेनरी डो लोनाली के द्वारा विकसित किया गया है। भारत में सबसे पहले
TNAU जो कि कोयम्बटूर है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में इसको शुरू कर दिया गया था। इस लाइन को याद नहीं रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये पानी को बचाता है, पर्यावरण की रक्षा करेगा और उपज बढ़ाता है, लेकिन यह है श्रम प्रधान है, यानी कि बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता होती है। नर्सरी उगाने के बाद 8 से 10 दिनों के बाद कुछ क्षेत्र में 10 से 12 दिन स्थानांतरित करते हैं, 2-3 पत्ती चरण जब तक ना हो जाए। एकल अंकुर का स्थान रहता है, एकल अंकुर का एक स्थान पर रहेगा। और अगर मैं रिक्ति की बात करता हूं तो आप कहेंगे सर 2.25 × 25, इसे हम क्रिस कॉल विधि भी कहते हैं। 2 बार हाथ से निराई कर दी जाएगी और अधिक श्रम की क्या होगी, आवश्यकता होती है। आपको एक बार इंग्लिश में भी देख लेना चाहिए। ट्विंस हैंड वीडिंग, मोर लेबर रिक्वायर्ड, यानी कि ज्यादा लेबर की आवश्यकता होगी। ठीक है। स्पेसिंग की बात करता हूं तो कितनी रहेगी, अंतरण, ठीक है ना, अंतरण कर लेना यहाँ पे वरना कंफ्यूज हो जाओगे तुम। अंतरण कितना रहेगा, 25 × 25। 2.5 क्यों याद आ रहा है मुझे बेटा, 25 × 25 होगा। आ गई बात समझ में सभी लोगों को? जल्दी से बोलो। बहुत बढ़िया, शानदार। सतीश कुमार गुड मॉर्निंग बेटा, इतना लेट आओगे तुम हैं, इतना लेट एंट्री करोगे क्लास में? चलिए अगली बात को समझिएगा। इस विधि में जैविक खाद पर जोर दिया जाता है, ठीक है ना, बाण सिंचित नहीं, और वानस्पतिक अवस्था तक केवल गीला खेत, उसके बाद 1 से 2 इंच पानी आपको देना पड़ेगा। नर्सरी क्षेत्र में 250 मीटर पानी की बचत आपको देखने को मिल जाएगी और 40 से 60% पारंपरिक विधि की तुलना में आपको अधिक उत्पादन भी दे देती है। या आप अगर कहें तो 40 से 60% आपको पानी की बचत हो जाएगी। और नर्सरी क्षेत्र इसका 250 मीटर रहता है, गलत मत कर देना, कंफ्यूज मत होना। फिर से रिपीट करता हूं, इसके नर्सरी का क्षेत्र 250 मीटर रहेगा। किसकी बात हो रही है, SRI विधि की बात हो रही है। और ये पानी की बचत कितनी करती है, 40 से 60 कर देती है। ठीक है, बढ़े और आगे की ओर। बेटा एक मेथड नाम दे दिया जाता है, नाम जैसे कह दिया ना, पैरा और रोटेरा कल्टीवेशन। अविनय भाई बात को समझ गए? बीज दर कितनी चाहिए होती है आप लोग जानते हैं, 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। पर्यावरण हितैषी होती है, यानी कि पर्यावरण को नुकसान नहीं करेगा। और नुकसान ना करने के साथ साथ इस विधि में मेथीन उत्सर्जित क्या होगी, कम हो जाएगी। अन्य आदानों की लागत भी कम होगी, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। इसीलिए कैसी होती है, इको फ्रेंडली होती है। कैसी हो जाएगी, इको फ्रेंडली हो जाएगी। इस विधि में उपज 30 से 50% की वृद्धि हो जाती है। उपज में कितनी वृद्धि होगी, 30 से 50% की वृद्धि हो जाती है। आगे बात समझ में? अगली बात समझिएगा, बुवाई की विधियां। सोइंग बाई मेकिंग अ फर्रो, लेह यानी कि कूड़ बनाकर बुवाई कर देना। क्या कर देना, लेह या कूड़ बनाकर बुवाई करना। इस प्रकार से यहीं पर लिख लीजिएगा। जहां सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होती है यह विधि अपनाई जाती है, ठीक है ना। कौन सी विधि अपनाएंगे, वहां पर आप लोग लेह बनाकर बुवाई कर देंगे या फिर फर्रो कूड़ बनाकर बुवाई कर देंगे। अगर मैं बात करता हूं तो पडिंग करना। पडिंग करना मतलब क्या है, चावल के खेत में जुताई करने के बाद मिट्टी व पानी का मिश्रण अच्छे तरीके से हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से मिश्रण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और अगर मैं बात करता हूं, देखिए पडिंग अलग है, पडलिंग अलग होती है, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं, अच्छा पडिंग ही एक ही शब्द है ना ये तो, हाँ हाँ बिल्कुल। आप कहेंगे सर इससे होगा क्या, इससे निछालता रोकने के लिए खरपतवार नियंत्रण करना और पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाना। जब आप पडलिंग करते हैं तो करने से क्या हो जाएगा, मिट्टी और पानी अच्छे तरीके से क्या हो जाता है, मिल जाता है। इस बात को सभी लोग याद रखेंगे। और होगा क्या, जो हमारा जल निच्छालन होता है, ठीक है ना, क्या होगा, जल निच्छालन होगा, वो भी आपका रुक जाएगा। इसको एक बार इंग्लिश में जरूर देखिएगा। जल निच्छालन क्या होता है भैया, लीचिंग और कंट्रोल वीड्स एंड इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स।
जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होंगे उनकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। अब बताओ बात समझ में आई है सभी लोगों को, हाँ या ना? है जी, बिल्कुल आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ तक समझ पाए होंगे। तो बुवाई की विधि आप लोग समझ गए। अगली विधि होती है, पता है कौन सी? हाँ, कुछ बच्चों ने लिख के भी बता दिया है, शुष्क और अर्ध शुष्क क्यारी विधि। उसमें क्या रहती हैं, क्यारियां शुष्क रहती हैं। अब लिखिएगा प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करता हूँ खाद और उर्वरक की, ठीक है ना, तो इसकी खाद और उर्वरक को भी एक बार क्या करेंगे, देख लेंगे। समझिएगा, शुष्क अथवा अर्ध शुष्क क्यारी विधि, ठीक है ना, एक विधि और होती है, इसको ध्यान में रख लेंगे। अगर मैं FYM की बात करता हूँ, फार्म यार्ड मैन्योर यानी कि गोबर की खाद, तो 10 से 45 टन प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होगी। धान में नाइट्रोजन 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होगी। P2O5 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होगी और K2O आपको 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होगी। कितनी? 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होगी। धान के खेत में N अमोनिया अवस्था में दी जाती है, यानी कि नाइट्रोजन जो है वो अमोनियम अवस्था में दी जाएगी, अमोनिया अवस्था में दी जाएगी, तथा इसे अनॉक्सीकृत क्षेत्र में देते हैं। और एक बात और याद रखनी है, अन्य उर्वरकों को ऑक्सीकृत क्षेत्र में देते हैं। नहीं बात समझ में आई? देखिए, N इज गिवन इन अमोनिया फॉर्म इन पैडी एंड इट्स गिवन इन अनऑक्सीडाइज जोन। अब बात समझ में आई इंग्लिश में? एंड अदर फर्टिलाइजर आर गिवन इन द ऑक्सीडाइज जोन। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑक्सीकृत क्षेत्र की जब बात होगी तो 5 से 10 सेंटीमीटर की गहराई तक दिया जाएगा। धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में 2 से 3 टन एजोला प्रति हेक्टेयर के रूप में दी जाती है। याद रखिएगा, एजोला क्या होता है? एक जलीय फर्न होता है, ठीक है ना। या फिर आप नीलहरित शैवाल को भी दे सकते हैं। शैवाल अथवा एजोस्पाइरेला का प्रयोग भी आप किसमें कर सकते हैं? धान में कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, बात समझ में आ गई क्या सभी लोगों की? अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देकर जाऊंगा। आप मुझे सिर्फ ये बताइएगा, ऑक्सीकृत क्षेत्र और अनॉक्सीकृत क्षेत्र क्या होते हैं। होमवर्क में एक क्वेश्चन का आंसर मुझे टेलीग्राम ग्रुप में बताएंगे आप लोग। एक छोटी सी चीज आपको सर्च करनी है। अब हम बात करेंगे धान की सिंचाई के बारे में। लिखिएगा, इरिगेशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, यानी कि धान की सिंचाई की बात करें, प्यारे साथी, धान की जो जलमांग होती है यानी कि एनुअल वाटर जो डिमांड होती है वो कितनी होती है? देखो जलमांग, देखो पहले कितनी हो जाएगी, कोई बताना चाहेगा? अलग अलग आपको हर जगह लिखी हुई मिलेगी, लेकिन आप लिखेंगे 900 से 2500 मिलीमीटर। 900 से 2500 mm यानी कि मिलीमीटर। पहली बात तो ये हो गई। अगली बात समझेंगे, धान के खेत में 5 सेंटीमीटर पानी आपको खड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जो खड़ा पानी होगा, जैसे कि आपने बुवाई कर दी, बुवाई करने के बाद में क्या होगा, रोपाई करने के बाद 5 सेंटीमीटर पानी आपको क्या करना है, खड़ा रखना है। फसल पकने के 2 सप्ताह पहले आपको खेत से पानी निकालना भी होगा, ठीक है ना। लेकिन पहले क्या लिखेंगे, लिखिएगा, धान के खेत में कितना, 5 सेंटीमीटर आपको पानी खड़ा रखते हैं। ठीक है, और एक बात और याद रखनी है, फसल पकने के 2 सप्ताह पूर्व खेत से पानी बाहर निकाल देते हैं। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसकी जो क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन होती है वो समझिएगा।
क्रिटिकल स्टेज ऑफ राइस इरिगेशन कौन कौन सी हैं पता है आपको? फूल आने पर यानी कि फ्लावरिंग स्टेज पर, कल्ले निकलते समय, दाना बनते समय और मिल्किंग स्टेज पर, ठीक है ना। तो लिखिएगा फूल, फूल आने से पहले। पहली बात। दूसरी बात कौन सी है? कल्ले निकलते समय। दो बातें और याद रखनी है, दाना बनते समय और दूधिया अवस्था। चलिए नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार। अगली बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की, है ना। इसकी बात करेंगे, खरपतवार नियंत्रण की बात कर लेते हैं। नोट हो गया आप लोगों का? चलिए ठीक है, हो गया होगा। लिखिएगा खरपतवार नियंत्रण यानी कि वीड कंट्रोल। खरपतवार नियंत्रण। प्यारे दोस्त, अगर हम खरपतवार नियंत्रण की बात करते हैं, है ना, तो देखिएगा खरपतवार नाशी जो इसमें प्रयोग करते हैं वो प्रोपेनिल को प्रयोग करते हैं। किसे प्रयोग करेंगे? खरपतवार नाशी जो होगा कौन सा होता है? प्रोपेनिल होता है, पहले तो ये याद रख लीजिएगा। और हम प्रोपेनिल की बात करें तो धान के खेत में प्रोपेनिल का उपयोग खरपतवार के 1 से 3 पत्तों पर करना चाहिए। पहले तो इस बात को नोट करिएगा। और दूसरा पता है क्या है? जंगली धान। यानी कि आपको क्या करना है, खरपतवार नाशी के लिए आप प्रोपेनिल का प्रयोग कर देंगे। एक इसमें लग जाता है क्या? जंगली धान, खरपतवार है एक प्रकार की, इसको हम बोलते हैं इकानोक्लोआ स्पेसीज, धान का मुख्य खरपतवार है। लिख दूं पूरा, आप लोग को याद रहेगा? समझ में आ रहा है सब कुछ? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? धान का प्रमुख खरपतवार है। पहली बात तो ये याद रख लेना। और अगर हम बात करें जंगली धान हेतु, हम ब्यूटाक्लोर का प्रयोग करते हैं, इस बात को याद रखिएगा, या फिर बेथियोकार्प का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है ना। ब्यूटाक्लोर किसे बोला जाता है? आप कहेंगे सर मछेटी को बोलते हैं, चलो यही लिख लो। मछेटी का प्रयोग करते हैं। देखिए धान बहुत लंबी फसल है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ से निकल कर आ रहे हैं स्पीड में, ठीक है जी। अब धान की किस्में, इन सब की बात हम लोग क्या करेंगे, इनकी चर्चा हम लोग भैया कल करेंगे, ठीक है जी। आज जितना आपको बताया है ना, इसको अच्छे से एक बार पढ़ के याद जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर देखिए अभी हमारी क्लासें इतनी लंबी लंबी हो रही हैं, बाकी का क्या रहेगा, चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, पर अभी नहीं होंगी। अभी तो हमें बहुत कुछ लेकर चलना है ना। पीडीएफ वगैरह मिल रही है, सब कुछ समझ में आ रहा है आपको? जरा बताइए हमें एक बार।
है भाई, जल्दी से बोलो। समझ में आ रही हैं चीज़ें आपको या नहीं? पीडीएफ मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे दूंगा, जिससे कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, बोलिए। सब कुछ समझ गए ना आप लोग? किसी को कोई डाउट तो नहीं हुआ यहाँ तक? है भाई? हम्म। कमेंट देखो, थोड़ा स्पीड में चलते हैं। किसी को भी क्वेश्चन पूछना हुआ अगर तो आप टेलीग्राम आई आपके पास, आज आपका पर्सनल ग्रुप भी बन जाएगा, वहां पर लिख दिया करो। ठीक है ना? समझ आ रहा है सर, बहुत अच्छे तरीके से। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखा जाए, है ना? आराम से पढ़ो, चीज़ों को समझो बेहतरीन तरीके से, है ना, जो आपके लिए सारी बातें इम्पोर्टेंट हैं। चलिए फिर ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा, पर अभी नहीं, पहले थोड़ा सा हमारा सिलेबस कंप्लीट होने दो। अभी तो हमारा सिलेबस बहुत बचा हुआ है भाई, उसको भी तो कंप्लीट करवाना है। चलो फटाफट से एक बार सभी लोग मुस्कुरा दो, अच्छे से बने रहना मेरे साथ। कल हमारी मुलाकात फिर से होगी 11 बजे, नई उम्मीद और नए जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी है, जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।